हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। वेक्टर एनालिसिस 11th क्लास के फिजिक्स कर रहे हैं। ये आईआईटी के जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है ये और रिवीजन सीरीज़ है। इसमें एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें इसकी थ्योरी के बारे में, इसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। आज इसका सेकंड पार्ट है डायमेंशनल एनालिसिस का, और इसमें हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो न्यूमेरिकल्स कंपटीशन में आए हुए हैं, चाहे वो आईआईटी के हों चाहे नीट के हों। इसमें पहला क्वेश्चन है द वंडर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर सम गैसेस इज ये फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड आर टी। इसमें जो इक्वेशन दे रखी है P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स आर टी, ये जो कांस्टेंट हैं इनकी डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम ये जानते हैं कि सेम डायमेंशंस की फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें ए अपॉन बी स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वो पी की डायमेंशन के इक्वल होगी, यानी कि ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू पी, डायमेंशनल इक्वल होने चाहिए, या ए इक्वल्स आ जाएगा वी स्क्वायर इंटू पी। बी वॉल्यूम है तो इसको L3 स्क्वायर, पी प्रेशर है, प्रेशर की डायमेंशन होती है ml-1 T-2, इसको एक साथ लिखेंगे पावर 6 हो जाएगी ml5 और T-2, ये 6 हो गई थी, माइनस 1 हुई, 5 बची, तो ये तो हो गई ए की डायमेंशन। फिर कह रहा है कि बी की डायमेंशन, अब ये सेम कंसेप्ट लगेगा कि सेम डायमेंशन की जो फिजिकल क्वांटिटी उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जा सकता है, तो बी की जो डायमेंशन होगी वॉल्यूम की डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी। इसको सीधे सीधे लिख लेंगे, बी की डायमेंशन इक्वल्स टू वी यानी वॉल्यूम की डायमेंशन, यानी ये आ जाएगा L3। अब देख रहे हैं कि आर टी की डायमेंशन क्या होगी या आर टी किसके इक्वल्स होगा। आर टी की जो डायमेंशन होगी इन दोनों की इक्वल्स होगी। अब इसमें जो है पी प्लस ये दोनों सेम है, तो आर टी की जो डायमेंशन होगी वो इक्वल्स हो जाएगी P इंटू बी की, यानी P इंटू वी। P है इसमें प्रेशर, प्रेशर की होती है ml T-1 ml-1 T-2 इंटू L3, वॉल्यूम की हो गई, तो ये आ जाएगा ml2 T-2, और ये होती है किसके, एनर्जी के इक्वल्स। तो ये क्या है, आर टी इक्वल्स है एनर्जी, ये एनर्जी की डायमेंशंस के इक्वल्स हो जाएगी आर टी की डायमेंशन। अभी समझ लेंगे कि वंडर वाल्स गैस इक्वेशन आती कैसे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा समझ लेंगे। जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल्स होता है एनआरटी या आर टी, जहाँ पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, आर जो गैस कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है। जब आइडियल गैस इक्वेशन बनी थी तो उसमें क्या था, उसमें ये माना गया था कि अगर किसी वेसल में, किसी बर्तन में कोई गैस भरी है तो इसका जो वॉल्यूम है वी और इसमें जो प्रेशर लग रहा है पी, इसकी कंपैरिजन में, इस वॉल्यूम की कंपैरिजन में किसी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, यानी इसके वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मान लिया था पूरी गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में। जब इसको आगे और स्टडी किया गया, मॉलिक्यूल बड़ी चीज़ हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, ऐसा हुआ कि इससे क्लियर हुआ कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल भी वॉल्यूम क्या करता है, घेरता है, और जो कि पहले ज़्यादा आंका गया था, इसलिए वॉल्यूम में एक फैक्टर का, एक कांस्टेंट का डिफरेंस कर दिया। इसी तरह से जो प्रेशर है, प्रेशर में भी एक जो एजम्पशंस थी आइडियल गैस की कि जो टोटल गैस का प्रेशर है P, उसकी कंपैरिजन में किसी पार्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है उस द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। जबकि ऐसा नहीं है, जो रियल गैस के लिए है उसमें एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल भी क्या करता है, प्रेशर इस पर लगाता है। तो इसलिए P प्लस होना चाहिए, P की जगह आया था P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, एंड B की जगह आ गया था V माइनस वी, और वंडर वाल्स गैस इक्वेशन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ द रेशियो ऑफ एंगुलर टू लीनियर मोमेंटम इज। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है। तो इसमें रेशियो होगा एंगुलर मोमेंटम अपॉन लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को लिख सकते हैं P क्रॉस R। जो एंगुलर मोमेंटम है वो लीनियर मोमेंटम का मोमेंटम है, और अपॉन P,
P से P कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना R, और R किस में कैलकुलेट करते हैं हम, मीटर में। इसकी डायमेंशन हो जाएगी L, या इसको लिख सकते हैं M नॉट L T नॉट, और ये ऑप्शन हो रहा है हमारा पहला ही ऑप्शन, और ये ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसके लिए क्या है, जो कोफिशिएंट होता है वो फॉर्मूला याद रखेंगे, F इक्वल्स ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। इससे ईटा इक्वल्स आ जाएगा F अपॉन ए डी वी अपॉन डी एक्स। एफ की जो डायमेंशन होती है ML_T-2 अपॉन A_L2 हो गई, और ये डी वी यानी वेलोसिटी है अपॉन डी एक्स, ये हुआ LT-1 अपॉन L। इसको सोल्व करेंगे तो L से L कैंसिल हो गया, ऊपर जाकर के आ जाएगा ML-1, और ये T ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, एक बचेगा T-1। इस तरह से इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो रहा है। अगर ये याद नहीं आ रहा है तो इसमें स्टोक्स का जो फॉर्मूला होता है फोर्स का, F इक्वल्स होता है 6 पाई ईटा RV। इससे भी हम 6 पाई डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो इससे भी हम ईटा इक्वल्स F अपॉन RV, इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन, या तो इससे कैलकुलेट कर लेंगे या इससे समझ लेंगे विस्कोसिटी है क्या। मान लीजिए जो भी, जैसे मान लीजिए कोई भी द्रव फ्लो हो रहा है v वेलोसिटी से इन x डायरेक्शन, तो वो जो लेयर है नीचे वाली लेयर, वो अपने ऊपर वाली लेयर पर क्या करती है, इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है जो कहलाता है विस्कस फोर्स, श्यान बल। और इन दोनों के बीच में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, यानी जो लेंथ के साथ या इसकी डिस्टेंस के साथ जो चेंज आ रहा है, वो जो हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, या इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। वेलोसिटी ग्रेडियंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स, इनके जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हैं इसके प्रोपोर्शनल होता है ये विस्कस फोर्स, और प्रोपोर्शनलिटी का जो सिंबल हटाने के लिए एक आ जाता है कांस्टेंट जिसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जो F प्रोपोर्शनल होगा इसमें वो हो जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स के, और F प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनके A के, इन दोनों को मिलाएंगे तो F इक्वल्स आ जाएगा ईटा A डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो एयर के लिए भी होता है, ये लिक्विड के लिए भी होता है, जो नीचे वाली लेयर है अपने ऊपर वाली लेयर पर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर ये मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जैसे सॉलिड के केस में हम फ्रिक्शन पढ़ते हैं, सेम इसी तरह से ये विस्कोसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग द यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस पर यूनिट टाइम is given by n equals n2 minus n1 upon x2 minus x1, where n1 n2 are the number of particles per unit volume for the values of x and x1 x2 respectively. What is the dimensional formula of d? d क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट है, इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो इसमें लेंथी क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है। n इक्वल्स दे रखा है माइनस डी, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। एन की यूनिट यहाँ से देख लेंगे, कह रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कैपिटल एन क्या है, यूनिट एरिया और यूनिट टाइम। तो इसकी जो डायमेंशन आ जाएगी 1 अपॉन यूनिट एरिया L2 आया, यूनिट टाइम T आया, तो इसकी डायमेंशन मैंने लिख दी यूनिट एरिया और यूनिट टाइम के लिए। इसी तरह से जो D है, D की हमें कैलकुलेट करनी है, ये है पर यूनिट टाइम, इसका देख रहा है वेयर n1 n2 आर द पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ यूनिट वॉल्यूम का मतलब इसकी डायमेंशन हो जाएगी 1 अपॉन L क्यूब, और x की होगी L, इसलिए D की जो डायमेंशन आएगी D इक्वल्स आ जाएगा, A इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये भी इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगी L पावर 4 अपॉन L स्क्वायर T। दोनों को एक साथ लिखेंगे तो इसको M इसमें दिया नहीं है, इसको M0 लिख सकते हैं, ये ऊपर जा करके
ये बचेगा L2 T माइनस का हो जाएगा T-1। एक बार और समझेंगे, n इक्वल्स दे रखा है, ये हमें इसको डेल्टा n अपॉन डेल्टा x लिख लिया। तो इसकी जो डायमेंशन दे रखी है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग द यूनिट एरिया, यूनिट एरिया का मतलब अपॉन में एरिया L² आ जाएगा पर यूनिट टाइम के लिए T आया। D की कैलकुलेशन करनी है, n कह रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम के लिए इसकी डायमेंशन बन गई 1/L3। x क्या है, डिस्टेंस है, x डायरेक्शन में चल रहे हैं तो डिस्टेंस के लिए L आया। ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, L की पावर 4 बनेगा। इधर क्या करेंगे, जब D की हम कैलकुलेशन करेंगे D इक्वल्स आ जाएगा L पावर 4 और अपॉन में ये बना हुआ है, तो इसको एक साथ करेंगे m0, L की पावर 2 बची और T ऊपर जाकर के माइनस का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है E, M, J एंड G डिनोट एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली। द डायमेंशंस ऑफ E J स्क्वायर अपॉन M की पावर 5 G की पावर 2। ये किसकी डायमेंशंस होगी, मास, एंगल, लेंथ, टाइम। इसके लिए हमें E, J और कैपिटल G की डायमेंशन पता होनी चाहिए। E की जो डायमेंशन होती है एनर्जी की होती है mL2 T-2। J की जो होती है J इक्वल्स होता है P क्रॉस R, P लीनियर मोमेंटम यानी LT-1 और ये होता है L, MLT-1 होता है इसका और ये L हो गया। तो दोनों को एक साथ लिखेंगे, ये आ जाएगा mL2 T-1, ये हो गया J का। और G F इक्वल्स होता है G m² अपॉन R², इससे G इक्वल्स आ जाएगा FR² अपॉन m²। तो इसकी जो डायमेंशन बनेगी कैपिटल G की डायमेंशन इक्वल्स आ जाएगी, ये होगा mLT-2 इंटू L2 अपॉन m2, ये इक्वल्स आ जाएगी m-1 L3 T-2। तो ये याद होनी चाहिए, एनर्जी की डायमेंशन ये होती है, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन ये होती है और G की डायमेंशन होती है m-1 L3 T-2। अगर ये डायमेंशन याद है तो फिर कुछ है ही नहीं इसमें। E J² अपॉन m पावर 5 G पावर 2, इसमें सभी की डायमेंशन रख देंगे पावर के साथ। तो E की डायमेंशन में रख रहा हूँ, ये है mL2 T-2। J स्क्वायर करके लिखेंगे तो m² L की पावर 4 T की पावर -2, तो ये आ जाएगी m की पावर 4 m की पावर 2 L की पावर 4 और T की पावर -2 अपॉन, इसे m की पावर 5 लिख दिया और G की पावर हम स्क्वायर करके लिख रहे हैं। G की स्क्वायर करने के बाद m की पावर आया -2, ये L की पावर आया 6 और T की पावर आया -4। इसमें m की पावर 5 ये है और ऊपर है m की पावर 3, दोनों को मिला करके यहाँ m की पावर इन दोनों को मिला करके 3 बनेगी, तो यहाँ बन जाएगी m की पावर 0। L की पावर देखेंगे, यहाँ ऊपर है L की पावर 2, L की पावर 4, L टू द पावर 6 और यहाँ कितनी है L टू पावर 6, तो ये भी आ जाएगी L टू पावर 0। T की पावर है यहाँ -2 -4 हो गई और यहाँ है T की पावर -4, तो ये भी आया 0। यानी कि जो ये पूरी की पूरी टर्म थी, इस पूरी की पूरी टर्म की जो डायमेंशन आई m पावर 0 L पावर 0 T पावर 0। मास की ये नहीं होगी। एंगल ही एक ऐसी क्वांटिटी है यहाँ पर जिसकी डायमेंशन या ये डायमेंशन लेस है, लेंथ की भी L होगी, टाइम की T होगी और मास की m होगी। तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज्यूमिंग दैट द मास m of the largest stone that can be moved by a flowing river depends upon velocity v of the water, its density and acceleration due to gravity g, then m is directly proportional to। तो m किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, v की पावर 3 के, 4 के, 6 के या 5 के। तो इसमें जो m है मास है
मास सपोज कर रहे हैं डिपेंड कर रहा है किस पर, वेलोसिटी की पावर a पर, डेंसिटी रो की पावर b पर, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c पर। इसको लिख सकते हैं m इक्वल्स के v की पावर a, रो की पावर b एंड g की पावर c। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसमें इनकी सबकी डायमेंशन लिख देंगे तो m इक्वल्स आ जाएगा के एल टी माइनस वन, इसकी पावर आ जाएगा a। रो डेंसिटी है, डेंसिटी होता है रो इक्वल्स m अपॉन v फॉर वॉल्यूम। तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी एम एल माइनस थ्री पावर b एंड g है एल टी माइनस टू पावर c। एक साथ लिखेंगे m की पावर वन इक्वल्स के, l की पावर a ये आया, l की पावर माइनस थ्री भी आया, l की पावर c ये आया। तो एक साथ लिखेंगे l की पावर a माइनस थ्री बी प्लस c, m की पावर b है एंड t की पावर आया माइनस a और माइनस टू सी। इसमें क्या करेंगे, इधर l की पावर जीरो है, अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो l की पावर आ जाएगा जीरो, t की पावर भी जीरो आ जाएगा। तो इसमें कंपेयर कर देंगे सेम फिजिकल क्वांटिटी की पावर्स की। तो ये आ जाएगा, सबसे पहले m का देख लेंगे, m की पावर इधर वन है इधर b है, तो b इक्वल्स आया वन। इसी तरह से यहाँ आ जाएगा माइनस a माइनस टू सी इक्वल्स जीरो, या सी इक्वल्स आ जाएगा क्योंकि हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, माइनस का हाफ a। l की कंपेयर करने के बाद आएगा a माइनस थ्री बी प्लस सी इक्वल्स जीरो, a माइनस थ्री बी और c की जगह माइनस हाफ a इक्वल्स जीरो। तो ये आ जाएगा a बाई टू इक्वल्स थ्री बी, या a इक्वल्स आ जाएगा सिक्स बी। b की वैल्यू आई थी वन, तो a इक्वल्स आ जाएगा सिक्स, और a किसका प्रोपोर्शनल है, b के प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। पावर a की वैल्यू आ जाएगी सिक्स, तो m प्रोपोर्शनल हो जाएगा b की पावर सिक्स, और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी b इन सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t इन सेकेंड बाय द इक्वेशन v इक्वल्स ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी आर। तो इनके लिए कौन सी डायमेंशन होगी ए बी सी की, ये इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें ये याद रखना है कि सेम डायमेंशंस की फिजिकल क्वांटिटी को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। इसका मतलब जो सी की डायमेंशन होगी वो टी की डायमेंशंस के इक्वल होगी, तभी इनको जोड़ सकते हैं। तो सी की डायमेंशंस इक्वल्स आ जाएगी टी की डायमेंशंस। इसमें जहाँ ये टी स्क्वायर है फोर्थ ऑप्शन हट जाएगा, इसी तरह से ये ऑप्शन हट जाएगा। अब दो ऑप्शन बचे हैं। फिर कह रहा है कि जब ये इसकी डायमेंशन आपस में बराबर हो गई तो इस पूरे की डायमेंशन इसकी डायमेंशन के इक्वल्स होनी चाहिए, यानी कि बी अपॉन ये टी है, ये टी है तो इसकी डायमेंशन टी होगी, इक्वल्स वी की डायमेंशन आ जाएगी एल टी माइनस वन, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो बी की डायमेंशन आ जाएगी एल, टी की पावर जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से जहाँ एल दे रखा है ये भी हट जाएगा और ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। पूरा कर लेंगे इसको। ए की जो डायमेंशन होगी, ए की डायमेंशन वी इक्वल्स आएगा, इसकी डायमेंशन भी अलग से इसके इक्वल होनी चाहिए। हर टर्म की जो डायमेंशन है वो बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी ये इक्वेशन डायमेंशनली राइट होगी। तो वी की डायमेंशन इक्वल्स ए टी की डायमेंशन, या ए की डायमेंशन इक्वल्स आ जाएगी वी अपॉन टी की डायमेंशन, और बी की डायमेंशन होगी एल टी माइनस वन अपॉन टी, टी ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा एल टी माइनस टू, और थर्ड ऑप्शन में जो ए की डायमेंशन है वो एल टी माइनस टू है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशंस, प्रेशर एंड डेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी, इम्पल्स एंड मोमेंटम, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो जब तक हमें सभी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन पता नहीं होगी तब तक हम इसमें सही ऑप्शन का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। प्रेशर P इक्वल्स होता है F अपॉन A, तो इसकी जो डायमेंशन आएगी वो आ जाएगी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। डेंसिटी
रो इक्वल्स होती है m/v और इसकी डायमेंशन आ जाएगी ml-3। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो पहला तो ऑप्शन खत्म। दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी। एनर्जी का आप जानते हो ml2T-2। तो इसमें जो है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, खाली एनर्जी नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये होता है W/m। तो W होगा ml2T-2/m। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा L2T-2। तो ये भी इक्वल नहीं है, ये एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये भी हट जाएगा। इम्पल्स, इम्पल्स होता है I इक्वल्स F इंटू टी के। F होता है ml-T-2 इंटू टी, दोनों को एक साथ लिखेंगे ml-T-1। और मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम का भी P इक्वल्स होता है mv, m और l, ये दोनों हो जाएंगे सेम। तो इस तरह से इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्ट्रेस होता है F/A और स्ट्रेन होता है या डेल्टा L/L। तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, सेम नहीं होगी। इस तरह से इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी चूज वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a एंड फोर्स F एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ b a f वुड बी। तो इसमें जो एंगुलर मोमेंटम है वो v a f की मान लिया पावर a b c पर डिपेंड करता है या x by z पर डिपेंड करता है। तो j है एंगुलर मोमेंटम, सपोज कर रहे हैं v की पावर a पर, कैपिटल A की पावर B पर और F की पावर C पर डिपेंड करता है। तो इससे हम लिख सकते हैं J इक्वल्स K, B की पावर A की पावर B एंड F की पावर C। इसको लिख लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। इसमें जो LHS की साइड होगी, लीनियर एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन होती है वो होती है ml2T-1 और इधर लिखेंगे कि एज इट रहेगा। b वेलोसिटी है तो L-T-1 और पावर आ जाएगी इसकी a क्या है, एक्सेलरेशन है, तो L-T-2 की पावर आ जाएगी b एंड f है फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन होती है ml-T-2 और पावर आ जाएगी c। इसमें एक सी टर्म को पावर के साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा k L की पावर a b एंड c, L की पावर a प्लस b प्लस c। m की पावर आया ओनली c एंड t की पावर आ जाएगा -a -2b -2c। t की पावर आ जाएगा -a -2b और -2c। सेम जो फिजिकल क्वांटिटी है उनकी पावर की कंपेयर कर लेंगे। तो m की पावर c है, इधर m की पावर 1 है, तो c इक्वल्स आ जाएगा 1। c इक्वल्स आ जाएगा 1, यहाँ से कंपेयर करेंगे, c इक्वल्स 1 आया। इधर l की पावर a प्लस b प्लस c, यानी a प्लस b प्लस c इक्वल्स आएगा 2। इधर t की पावर a माइनस 2b माइनस 2c इक्वल्स आएगा माइनस का 1, या a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स आ जाएगा 1, माइनस हट जाएगा। अब इसमें c की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें और यहाँ रख दें तो यहाँ आ जाएगा, ये इसमें से हम काट दें, इन दोनों को घटा दें। ये इक्वेशन मान लिया फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, तो इसको और इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन टू। इक्वेशन थर्ड में से सेकंड जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा b, a से कैंसिल हो जाएगा, b प्लस c इक्वल्स -1 और c की वैल्यू है 1, इसलिए v इक्वल्स आ जाएगा -2। c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब यहाँ हम वैल्यू रखेंगे किसकी, b और c की, तो ये आ जाएगा a प्लस माइनस के आया 2 एंड c की वैल्यू है 1 बराबर 2, तो ये आ जाएगा, इधर -1 बचा, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, a इक्वल्स 3। तो a इक्वल्स 3 आया, b इक्वल्स -2 आया और c इक्वल्स आया 1। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में अगर a इक्वल्स रखेंगे 3, a इक्वल्स 3 का मतलब है
बी की पावर 3। तो बी की पावर 3 जहाँ है वो देख लेंगे, इस ऑप्शन में बन रहा है। सेकंड ऑप्शन में एफ की पावर सी है और सी की वैल्यू है 1 यानी 1, और ए की पावर कितना है बी, और बी की वैल्यू आई थी -2। इस तरह से इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार और समझ लेंगे, जे प्रोपोर्शनल बी की पावर ए की पावर बी, एफ की पावर सी, जे की डायमेंशन रखेंगे, इधर बी वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन ए की, एफ फोर्स की रखेंगे, और इसके बाद इनकी क्या है घातें जुड़ जाएंगी, पावर जुड़ जाएंगी, और इनकी कंपेयर कर लेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड में। तो इससे इक्वेशन बनेगी, सी की डायरेक्ट आ जाएगा 1 और a प्लस बी प्लस सी, एल की पावर 2 है तो ये आ जाएगा, इक्वेशन इसको 2 मान लेंगे। इसी तरह से -a -2b -2c इक्वल्स, ये आया है -1, तो इससे माइनस हटा देंगे दोनों तरफ से, a + 2b + 2c इक्वल्स 1 आ जाएगा, ये इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड क्या करेंगे, घटा देंगे, और ये घटाने के बाद b + c इक्वल्स आ जाएगा -1, और c की वैल्यू दे रखी है 1 तो -2 हो जाएगी, b इक्वल्स -2, b और c की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 2 में, और a इक्वल्स आ जाएगा 3। यहाँ a b c की वैल्यू रखेंगे, आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। तो इसमें से जो पहले समझ लेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, फाई बराबर होता है बी ए फॉर एरिया और बी फॉर है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को की डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए एफ इक्वल्स होता है क्यू वी वी। तो v इक्वल्स आ जाएगा f अपॉन q इंटू वी। f को हम लिख सकते हैं mlt-2, q को लिख सकते हैं at क्योंकि q इक्वल्स होता है it, i को a से t, एंड v को लिख सकते हैं lt-1। इसको एक साथ लिखेंगे, ये आ जाएगा m l की पावर 0 और t की पावर यह 0 हो गया, t की पावर -2 और a की पावर आया -1, a की पावर आया -1। तो किसकी हो गई, b की डायमेंशन। यहाँ हम b की डायमेंशन रखेंगे तो फाई इक्वल्स आ जाएगा mlg0 t-2 और a -1। ये एम्पियर वाला a है, ये एरिया वाला, इसको एरिया को लिखेंगे L2, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसकी फाई की जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी ml2 t-2 एंड a -1। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ml2 t-2 a -1, पहला ही ऑप्शन सही है, तो इस तरह से इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रिलेशन y इक्वल्स a sin ωt - kx द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k इज। तो इसमें जो ये टर्म है, इस टर्म में kx की जो डायमेंशन होगी वो ओमेगा टी के डायमेंशन के इक्वल्स होनी है। kx इक्वल्स आ जाएगा ओमेगा टी, जो ओमेगा की डायमेंशन होती है टी या k इक्वल्स आ जाएगा ओमेगा टी अपॉन एक्स। k इक्वल्स आ जाएगा ओमेगा की जो डायमेंशन होती है t-1 और t इसमें है ऑलरेडी, t ये आया अपॉन ये आया x की डायमेंशन हो जाएगी l, इसकी डायमेंशन हो गई t की 0, तो k की जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी l की पावर -1, या इसको लिख सकते हैं k की डायमेंशन इक्वल्स m0 l -1 और t पावर 0। तो ये है ऑप्शन नंबर सेकंड सही, ऑप्शन नंबर सेकंड सही, m0 l की पावर -1 और t की पावर 0, क्योंकि सेम जो डायमेंशन है उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, तो इसकी डायमेंशन इसके इक्वल्स होनी चाहिए, ये करा, इस तरह से इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रिलेशन dy/dt इक्वल्स टू ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ओमेगा टी प्लस फाई नोट इज। तो इसमें साइन के साथ जो ये टर्म लगी हुई है ये एंगल है, और एंगल क्या है, एंगल की डायमेंशन नहीं होती, तो पूरी की पूरी टर्म क्या है, एंगल है, और एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी जो ओमेगा टी प्लस फाई की जो डायमेंशन होगी ये इक्वल्स आ जाएगी थीटा की डायमेंशन, और थीटा की डायमेंशन आती है m0 l0 और t0। इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिक्विड ड्रॉप ऑफ डेंसिटी रो, रेडियस r एंड सरफेस टेंशन सिग्मा ऑक्सीलेट
विद टाइम पीरियड t। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर टी स्क्वायर इज करेक्ट। तो इसमें जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं इसमें ये देखना है कि कौन सा टी स्क्वायर की डायमेंशन से मैच करेगा। तो इनकी वैल्यू रखेंगे, जिसकी वैल्यू डायमेंशनली टी स्क्वायर आ जाएगी वो करेक्ट होगा। सबसे पहले इनकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। जैसे रो की डायमेंशन होती है m/v से, तो ये आ जाएगी ml-3। सिग्मा जो सरफेस टेंशन होता है इक्वल्स होता है F/L, और ये होती है mt-2 एंड r की तो l होती है। इसमें पहला देख लेंगे, पहला है रो इंटू आर क्यू अपॉन सिग्मा। सभी डायमेंशन रखेंगे तो रो की जो है वो है ml-3, r की पावर 3 यानी l की पावर 3 अपॉन mt-2। इसमें l की पावर 3 और प्लस 3 और माइनस 3 है, ये 0 हो जाएगी, m से m कैंसिल हो जाएगा, t की पावर बचेगा 2। तो आंसर तो ये सही हो गया पहला वाला। इसी तरह से बाकी में भी ये वैल्यू रख के देख लेंगे, तो बाकी की वैल्यू टी स्क्वायर के इक्वल्स नहीं आएगी, तो इसमें आंसर पहला सही हो जाएगा। अब ये देख लेंगे कि सरफेस टेंशन क्या है, थोड़ा सा समझ लेंगे। सरफेस टेंशन जैसे मान लिया कोई भी लिक्विड है, तो जो लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है, फ्री सरफेस में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, एक तनाव पैदा हो जाता है, इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्रिएट होने की जो थ्योरी है वो ये है कि इसके जो मॉलिक्यूल हैं, वो जो इसके जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं उन पर अंदर की ओर एक फोर्स लगता है, क्योंकि ऊपर की ओर कोई मॉलिक्यूल बचा नहीं, तो उन सब के रिजल्टेंट से इसमें एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। क्योंकि अगर बीच वाला कोई मॉलिक्यूल देखेंगे तो ये अपने चारों तरफ के मॉलिक्यूल से बैलेंस, मॉलिक्यूलर फोर्स से बैलेंस होगा। ये वाले बैलेंस नहीं है, ये साइड को तो बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में एक टेंशन पैदा हो रही है, खिंचाव पैदा हो रहा है, इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की जो डेफिनेशन है, इसकी सरफेस पर अगर एक इमेजिनरी लाइन खींच दे जिसकी लेंथ l है, तो इस पर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, इन दोनों का जो रेशियो बनता है, इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्लियर हो गया और इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज गिवन एज म्यू इक्वल टू a प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर वेयर a v आर कॉन्स्टेंट एंड लैम्डा इज वेवलेंथ, देन डायमेंशंस ऑफ v आर सेम एज दैट ऑफ वेवलेंथ, वॉल्यूम, एरिया या प्रेशर। तो इसमें जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस है, क्योंकि इसकी डायमेंशन नहीं होती है, सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है, तो इसकी हम डायमेंशन लिख सकते हैं m0, l0, t0। ठीक है, अब ये टर्म अलग हट जाएगी, इस पूरी टर्म की डायमेंशन इसकी डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, b की जो डायमेंशन होगी वो लैम्डा स्क्वायर एंड म्यू की डायमेंशन की इक्वल होनी चाहिए। लैम्डा वेवलेंथ है और वेवलेंथ मीटर में मेजर की जाती है, इसलिए ये आ जाएगी L2 और ये ब्रैकेट में आ जाएगी m0, l0, t0। एक साथ लिखेंगे m0, l2, t0। और ये किसकी बन रही है, l स्क्वायर किसका होता है, वेवलेंथ का l होगा, वॉल्यूम का l3 होगा और एरिया का होता है l2। ठीक है, और प्रेशर का आप जानते हो F/A से कैलकुलेट करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही, एरिया। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही करेंगे, इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैसा लग रहा है आपको ये कमेंट भी कीजिए। इसमें जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं बड़े ही ध्यान से करना है। जैसे अभी एक क्वेश्चन कराया था y इक्वल्स साइन के जो ब्रैकेट में था ओमेगा t माइनस kx था और इसमें k की डायमेंशन पूछी थी। तो इस केस में हम इसकी ये कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद ये पूरे का पूरा डायमेंशन लेस है, अलग अलग डायमेंशन लेस नहीं है। तो अलग अलग इसकी कंपेयर करने के बाद हमने के की कुछ ना कुछ इसकी डायमेंशन कैलकुलेट की थी। इसी तरह से जब दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे थे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स, और ये आया था ओमेगा टी प्लस फाइव नोट, और इसकी पूरे की डायमेंशन एक साथ पूछ रहा था, तो उस पूरे की डायमेंशन एक साथ पूछने पर इसकी होगी m0, l0, t पावर 0। तो इस तरह से
बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो मेथड बेस करा रहा हूँ और क्वेश्चन इससे बहुत सारे बन सकते हैं। जो आए हुए क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।